हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है। और आज से मैं शुरू कर रहा हूं आपकी ओ लेवल की M3 मतलब पाइथन की क्लास आज से आपकी स्टार्ट हो रही है। इस पूरे चैप्टर का मतलब इस पूरे पेपर का जो नाम है वो है प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन। पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओ लेवल में कुल 4 पेपर हैं। तीसरा पेपर जो आपका है वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से संबंधित। मतलब आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रख दोगे और काफी कुछ इस पूरे पेपर में आपको सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, ये पहली क्लास है। पहली बात बता दो कि पहली क्लास आपको हर जगह मिलेगी। यूट्यूब पर भी मैं इसको डलवा दूंगा, मान लो एप्लीकेशन में भी मिल जाएगी, हर जगह मिलेगी। लेकिन आगे की जो क्लासेस है, पूरी क्लासेस जो पाइथन की होगी वो आपको गोलियान एप्लीकेशन पे मिलेगी। अगर आप तक मतलब अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है उसको डाउनलोड कर लेना। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा गोलियान एप्लीकेशन का। वैसे भी प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो मिल जाएगा गोलियान। तो वहां से इसको आप पूरी क्लासेस आपको मिलेगी। पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं कि क्या क्या आपको पढ़ना है इस पेपर में। तो सबसे पहले देखोगे तो पहला चैप्टर, कुल 9 चैप्टर हैं इसमें, कुल 9 चैप्टर आपको पेपर 3 जो पाइथन है इसमें पढ़ना है। तो पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मतलब कि प्रोग्रामिंग क्या होती है ये हम समझेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर में। दूसरे चैप्टर में हम एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स, इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है। आज मतलब इस क्लास में भी आपको मैं समझाऊंगा कुछ मोटा मोटा, क्योंकि प्रोग्रामिंग जब बात आती है, पहला चैप्टर प्रोग्रामिंग है, तो इसमें भी एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट समझना होगा आपको कि ये होता क्या है। सारी बात समझाता हूं। उसके बाद याद रखना, असली जो लड़ाई आपकी होगी तीसरे चैप्टर से शुरू होगी, क्योंकि तीसरे चैप्टर से आपका शुरू होता है प्रैक्टिकल। इन 2 चैप्टर में आपका प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरी होगी। थ्योरी भी समझना होगा, एक मैथमेटिकल थ्योरी टाइप में होगी, अच्छी थ्योरी नहीं कि हल्के में ले लेना। बढ़िया क्लास आपको ये दोनों करना पड़ेगा अच्छे से। तो दूसरा मतलब तीसरे चैप्टर से आपकी शुरू होगी प्रोग्रामिंग, और चौथे में भी वही रहेगी, 5वें में भी, 6ठे में भी। मतलब यहां तक समझ लो फाइल प्रोसेसिंग तक आपका पाइथन ही चलेगा। खास करके 1, 2, 3, 4 ये जो 4 चैप्टर ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और इसको जो अच्छे से पढ़ लिया ये 4 चैप्टर, वो आपको बताऊं मैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा मल्टी चॉइस का। MCQ ऑनलाइन एग्जाम होता है, CBT अब इतना तो सब लोग जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं है। और 100 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल हो या फिर MCQ सब कुछ पास कर ले जाओगे, बस ये 4-5 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लिए तो। आइए हम आपको आगे भी दिखाता हूं मैं। उसके बाद स्कोप मॉड्यूल तो ठीक है, मान लो NumPy भी एक है। NumPy क्या होता है पता है आपको? जैसे आपने अगर CSS पढ़ा होगा, CSS में W3 CSS नाम का एक फ्रेमवर्क लग जाता है, उसमें कह दो हाँ। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट जब आपने पढ़ा होगा तो उसके साथ भी एक JS करके, एंगुलर JS करके एक अलग से उसमें जुड़ जाता है। उसी प्रकार से पाइथन के लिए NumPy नाम से एक फ्रेमवर्क जुड़ जाता है, जो कि इनबिल्ट कुछ फंक्शंस, कुछ उसमें कोडिंग होती रहती है। अब देखो कितने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है ये भी हमको समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी उसी हिसाब से हम बनाते हैं, है ना। अब देखो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और फ्लो चार्ट जो पहला 2 चैप्टर है उसमें से 20 नंबर का आएगा। इसको तो आप अच्छे से पढ़ लेना, ऐसी बात नहीं है। इसमें क्या है, थोड़ा इजी है, इसको मतलब आप जो समझेगा वो कर ले जाएगा, 20 नंबर का। लेकिन उसके बाद दोस्तों देखो ये 40, 30 कुल 70 नंबर का आपका यही है। ये सब कुछ प्रोग्रामिंग है, यही आपका प्रैक्टिकल है, यही प्रोग्रामिंग है, पूरा प्रैक्टिकल है ये। यहां से ये जो इंट्रोडक्शन टू पाइथन, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, ये सब आपका फंक्शन, मॉड्यूल, फाइल प्रोसेसिंग, यहां तक 70 नंबर का आपका MCQ ही आ जाएगा। मतलब अगर जो प्रैक्टिकल अच्छे से समझ लिया, पाइथन यहीं शुरू होगा। यहां तक पाइथन नहीं है आपका, पाइथन प्रोग्रामिंग यहां से शुरू होगा, तीसरे चैप्टर से आपके। कहां से? यहां से इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसके ऊपर आप प्रोग्राम के बारे में समझोगे, लेकिन 20 नंबर का वो भी है, इंपॉर्टेंट है वो भी, ये मत समझ लेना कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप जब यहां से पढ़ोगे ना तो इतना आपका 70 नंबर को मैटर करता है कि नहीं? बिल्कुल करता है। तो 70
क्वेश्चन तो आपका आ जाएगा एमसीक्यू मल्टी चॉइस का, उसके अलावा जो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन होगा 100 बोले तो 3 क्वेश्चन आता है प्रैक्टिकल में, आप समझते हो 100 नंबर का आएगा, तो 3 क्वेश्चन आएगा, 3 का तीनों पाइथन इसी यहीं से आएगा, बस यही पार्ट से। तो ये है प्रोग्रामिंग। एक बात बता दूं आपको, आप थियरी की क्लासेस दोस्तों बड़े वाले बोर्ड पे पढ़ सकते हो, इस बोर्ड पे, लेकिन प्रोग्रामिंग कभी भी सीखना तो आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे सीखा करो। तो वही मैं करता हूं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं स्टार्टिंग में तो मैं पढ़ा देता हूं बोर्ड पे बड़े वाले, उसके बाद बोरिंग क्लास लगती है कंप्यूटर वाले पे। नहीं यार, बोरिंग हो क्या हो, मैं तो आपके लिए करता हूं ना, मैं तो ये भी यहां पे कर दूं तो वो चीज समझ में नहीं आएगी ना। कोडिंग हमेशा कंप्यूटर की स्क्रीन पे होती है और वहीं पे करनी चाहिए। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोने कहीं दिख जाऊं, अलग बात है, लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ कोडिंग जो होगी आपकी, प्रोग्रामिंग, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे होगी। ठीक है, अब आगे मैं सारी चीज बताऊंगा। अच्छे अच्छे अलग टीचर भी होंगे जो अच्छे होंगे, उनको पढ़वाऊंगा मैं आगे भी। ये सब चीजें मान लो होती रहेंगी, जो भी होगी। पहले आज मैं आपको पहली क्लास आपको करा रहा हूं, मैं चैप्टर 1 शुरू कर रहा हूं, प्रोग्रामिंग का परिचय, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। मतलब इसमें है कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो भाई आपके सामने क्लियर पिक्चर होनी चाहिए कि आखिर प्रोग्रामिंग क्या होती है ना। तो पहले आपको बताऊं मैं, इसके कुछ पार्ट समझ लो कि इसमें क्या है। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलेशन, टेस्टिंग, डिबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन, इतनी टॉपिक्स है हमारा इस चैप्टर में जो हमको पढ़ना है पहले चैप्टर में। तो आज मैं पूरा फिनिश करूंगा, पूरा चैप्टर का चैप्टर। ठीक है, पहले प्रोग्रामिंग आप समझ लो। प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्रामिंग है दुनिया की कोई भी चीज आप देख रहे हो, कंप्यूटर की दुनिया में सब कुछ बनाया गया है, प्रोग्राम पे बनाया गया है। प्रोग्राम की मदद से ही बनाया जाता है। ये जो जिसपे मैं लिख रहा हूं, देख रहे हो, ये क्या है? नोट, एक नोट्स है। तो नोट पे जो लिख रहा हूं, ये भी प्रोग्राम से बनाया गया है। अब इसके कई कलर हो सकते हैं, मैंने ब्लैक कर रखा है इसलिए कि दिखे अच्छे से, बाकी कुछ नहीं है। आप मोबाइल में कितने सारे एप्लीकेशन देखते हो, सारा किससे बनता है? प्रोग्राम से। ये पाइथन जो बना है आपका देख रहे हो, पाइथन भी किससे बना है? प्रोग्राम से। पाइथन किस, क्वेश्चन पूछ सकता है पाइथन किस में बनाया गया है, तो पाइथन सी लैंग्वेज में बनाया गया। आपको ये भी मालूम होना चाहिए, सी में पाइथन बनाया गया है। ठीक है, सी भी आप अगले पेपर में सीखोगे, जो कि आपका आईओटी है। प्रोग्राम का मतलब आप समझ गए कि प्रोग्राम का मतलब होता है कि जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं कंप्यूटर की दुनिया में, सब कुछ एक प्रोग्राम के द्वारा ही बनाया जाता है, और उसके बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज हो, जैसे पाइथन भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दम पे बना के, प्रोग्राम ही है वो, एक प्रोग्राम बना के प्रोग्राम क्रिएट कर दिया गया कि अब इससे भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं। समझ रहे हो बात? आगे देखते हैं। द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, जो मैंने बताया कि ये इतना आपको समझना है इस चैप्टर में। तो कंप्यूटेशन क्या है? कंप्यूटेशन का मतलब होता है दोस्तों गणना करना। कंप्यूटेयर की जब बात हम करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कंप्यूटर शब्द, मान लो कि अभी हमारे 4 पेपर है ओ लेवल में, लेकिन ओ लेवल के पहला जो पार्ट है उसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि कंप्यूटर शब्द कहां से लिया गया? तो लैटिन शब्द से लिया गया। किससे? एक लैटिन भाषा से कंप्यूटेयर शब्द था, वर्ड है, वहां से कंप्यूटेयर से कंप्यूट, और कंप्यूट से कंप्यूटर बन गया आपका। उसका मतलब होता है गणना करना। तो कंप्यूटेशन का मतलब भी गणना करना होता है एक तरह का। तो प्रोग्राम का मतलब भी गणने है। प्रोग्राम जो हम बनाते हैं दोस्तों, वो गणना के आधार पर ही बनता है। उसको समझेंगे, जानेंगे, है ना। प्रोग्राम देखो, प्रोग्राम अभी कभी इंजीनियरिंग जो करने जाते हैं, आपने देखा होगा, उसमें 12th वालों को जब लेते हैं तो उसमें मैथ्स कंपलसरी होता है। क्यों? क्योंकि मैथ जो पढ़ा रहता है उसके लिए प्रोग्राम भी आसान हो जाता है, इसीलिए उसमें उसको कर देते हैं। अब ये सब पीडीएफ में रहेगा, आपको जो मिलेगा पीडीएफ उसमें रहेगा। कंप्यूटेशन बेसिक मॉडल एक समस्या का या प्रोग्राम को हल करने के लिए यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूटेशन प्रोग्राम माना जा सकता है। हम औपचारिक रूप से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सेट निर्देश देते हैं और यह एक निश्चित प्रक्रिया के भीतर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। सिंपल सी बात है, वही प्रक्रिया को ही कंप्यूटेशन कह देते हैं। कंप्यूटेशन का मतलब गणना होता है। तो गणना भाई स्टेप बाय स्टेप करोगे कि नहीं करोगे? अब जैसे आपको बनाना, आगे देखो, अभी बहुत कुछ समझोगे आप। आगे हम देखो क्या है ये, प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान कैसे हम करेंगे। अब देखो,
सबसे पहले होगा अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की मतलब क्या है। जैसे मान लो आपको एक एप्लीकेशन बनाना है, कौन सा एप्लीकेशन, कोई एप्लीकेशन आप बना रहे हो, मान लो आपको गेम बनाना है, आपने प्लान करना है गेम बनाने हमको, तो पहले तो आप सोचोगे गेम बनाना है, ये तो विचार करोगे नहीं गेम बनाना है, और कौन सा गेम बनाना है ये भी सोचोगे। भाई गेम कई प्रकार के होते हैं, तो मान लो आप लूडो गेम आप क्रिएट करना चाहते हो, खुद आप प्रोग्रामर बन चुके हो, प्रोग्राम सीख चुके हो, तो आप गेम बनाना चाहते हो और गेम लूडो बनाना चाहते हो, लूडो कोई भी गेम, लूडो मैंने एग्जांपल दे दिया ऐसे ही। अब उसको आप सबसे पहले प्लान बनाओगे कैसे बनाना है ना। समस्या क्या है ये मिल गया आपका, समस्या ये है कि आपको लूडो का गेम बनाना है, उसी कहते हैं समस्या को पहले समझना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। किसी समस्या को हल करने से पहले आपको समस्या पता लगाना पड़ेगा, भाई हमारी प्रॉब्लम क्या है कि नहीं। अगर समस्या मिल गई समाधान तय है मिलना, हमारे सामने प्रश्न नहीं है, उत्तर तो मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से। तो जिसके पास प्रश्न होता है वो जीवन में सफल हो जाता है। समझ रहे हो बात की नहीं। तो वही है कि पहले आप समस्या ढूंढे। समस्या का मतलब ये मत सोचना कि प्रॉब्लम ही समस्या है जो हम लोग सोचते हैं नॉर्मली। प्रोग्राम के भाषा में समस्या आपकी है कि आपको गेम बनाना है, वो गेम बन नहीं रहा है। अब गेम कौन सा, लूडो बनाना है। अब देखो उसके बाद क्या है, डिजाइन द प्रोग्राम एंड मेक डिक्लेरेशन। अब आप जब प्रोग्रामर बन चुके हो तो आप गेम बनाओगे, तो गेम कैसे बनाओगे आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तो भाई तभी तो बनाना चल रहा गेम। ऐसे हवा में थोड़ी सोच लिया कोई गेम बनाना है, आपने गेम बनाने का प्लान बनाया, आप गेम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन गेम बनाने से पहले आप प्लान बनाओगे कि भैया गेम कैसे बनाएंगे हम, लूडो जब बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम लूडो, है कि नहीं। अब उसके लिए पूरी प्लान बनाओगे, सोचोगे, विचारोगे, ये कोड लिखेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये आउटपुट आएगा, ये इनपुट आएगा, है कि नहीं। ये सब चीजें वही है कि डिजाइन आप पहले सोचो। डिजाइन डायरेक्ट डिजाइन नहीं, पहले आप पेन कॉपी लेके उस पर डिजाइन बनाओ, उसी कहते हैं फ्लो चार्ट। आगे बताता हूं मैं आपको। आप डिजाइन करोगे, देखो यहाँ पर फ्लो चार्ट के बारे में दिया भी है, फ्लो चार्ट ड्रा करना, है कि नहीं। एक फ्लो चार्ट बनाओगे आप, ऐसे बनाओगे पहले पेपर पेन पे कि भाई ऐसे हमारा होगा गेम, ऐसे आउटपुट होगा, उसका लोग देखेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को, तभी तो डाउनलोड करेंगे उसको, तो गेम हमारा पॉपुलर हो जाएगा। तो प्लान बनाओगे पूरा, भाई ऐसे ऐसे। बिना प्लान बनाए कोई चीज हो सकता है क्या। आप कपड़ा सिलवाने जाते हो, पहले कटिंग आपका साइज लेगा, फिर काटता है ना, उसको पहले से पता है कि ऐसे बनाना है हमको कपड़ा, तो वो बना देता है काट पीट के। वही खेल है इसमें। तो आपको पहले कटिंग करना होगा, डिजाइन बनाना होगा। अब उसके बाद राइट द कोड। अब आपने समझ लिया, विचार कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब कोड लिखना शुरू करोगे। ये तो हाँ बात तो सही है। तो ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी दोस्तों, आप पढ़ लेना अगर मन करे तो। जैसे जितना चीजें मैं बता रहा हूं अगर समझ लिए ध्यान से, तो आप इस जो 20 नंबर है विद क्वेश्चन भी करा दूंगा आगे, खेल खत्म। मैं समझ रहा हूं क्या 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 खेल है इसमें। देखो जो 20 नंबर का है 2 चैप्टर, उसमें से 5 इसमें जो पढ़ा रहा हूं ये, और 15 है दूसरा वाला, दूसरा सेकंड चैप्टर, 15 रहेगा वेटेज। मैं समझ रहा हूं क्योंकि उसमें ज्यादा है, आगे बताऊंगा मैं। अब राइट द कोड। अब कह रहा है कि हम प्रोग्राम को उद्देश्य तैयार किए गए एल्गोरिदम फ्लो चार्ट के अनुसार। आपने एल्गोरिदम बनाया। अच्छा, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है, आगे है। एल्गोरिदम का मतलब होता है फार्मूला। आगे बताता हूं मैं आपको। आपने फिर बना लिया, पूरा प्लान बना लिया, तैयार कर लिया। और फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिक डिजाइन है। फ्लो चार्ट एक ग्राफिक है, बताता हूं सब चीज। तो उसके बाद कोड लिखना आप शुरू करोगे उसमें। कह दो हाँ लिखेंगे भैया। अब कोड जब लिखते हो, कंपाइल एक होता है। कंपाइल क्या है, कंपाइल का मतलब होता है ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन। मतलब जब आप, जैसे मान लो प्रधानमंत्री हमारे देश के कहीं किसी कंट्री में जाते हैं, मान लो रूस गए, रसिया। अब वहां पे रसिया के प्रधानमंत्री को हिंदी नहीं आती, राष्ट्रपति को व्लादिमीर पुतिन, उनको हिंदी आती नहीं आती, और मोदी को रसिया का भाषा नहीं आता। तो दोनों को एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं मालूम, तो उसके बीच में क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। अब ये बोलेंगे हिंदी में तो वो रसिया में बोलेगा वहां पे, वो रसिया में बोलेंगे तो हिंदी में बोल के इनको बताएगा। होता ही नहीं आता, कहता हाँ। वैसे दोस्तों कंप्यूटर जो होता है हमारा, वो एक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, और मशीन को मशीन की भाषा पता होती है। कह दो हाँ बात तो सही है। कंप्यूटर अपनी भाषा समझेगा तो उसकी भाषा क्या है, मशीन भाषा। कंप्यूटर एक मशीन है और मशीन को मशीन भाषा पता है।
और जो प्रोग्राम हम बनाते हैं उसको बनाते हैं हम हाई लेवल लैंग्वेज में। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे ये पाइथन है, ये क्या है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में जब हम कुछ चीज बोलेंगे, लिखेंगे, बोलने का मतलब लिखना होता है, यहां पे लिखेंगे, तो कंप्यूटर क्या जाने हाई लेवल लैंग्वेज, तो उसके लिए एक बीच में क्या होता है, ट्रांसलेटर, वो उसको बताता है कि भैया नहीं नहीं, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल बदल के लो भाई, तू समझ, ये बोल रहा है ये, तो वो कंप्यूटर समझ जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसलेटर या फिर कंपाइलर के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आपने समझा। आगे देखो, रन द प्रोग्राम। अब कंपाइलर का मतलब परिवर्तन कर कंप्यूटर को तो समझा दिया, जब कंप्यूटर समझ गया उसके बाद आपका प्रोग्राम रन होता है, आप रन करते हो। जब प्रोग्राम रन होगा कह दो हाँ, सिंपल है एकदम। जब सोर्स को मशीन कोड में सब, अब देखो ये लिखा भी वही है जो मैं बता रहा हूं, देखो लिखा, जब कंपाइलर सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देता है सफलतापूर्वक, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले हैं, व्हेन द कंपाइलर कंपाइल्स द सोर्स कोड इनटू द मशीन कोड, उसके बाद क्या होता है सक्सेसफुली, देन द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन, है ना। द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज प्रोग्राम यू कैन रन। देखो प्रोग्राम रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद वो सेव होगा फाइनल आपके कंप्यूटर में, यही नियम होता है। आगे वो भी चीज समझ में आएगा। अब देखो, इंक्लूडिंग MS DOS यूनिक्स जस्ट टाइप ऑफ नेम ऑफ द एग्जीक्यूशन फाइल। मान लो कोई फाइल का नेम आप डाल दो, उसी हिसाब से वो वहां पे सेव हो जाएगा आपका। अभी सेव नहीं, एग्जीक्यूट हो गया आपका। एग्जीक्यूट होने के बाद फिर होता है टेस्टिंग डिबगिंग प्रोग्राम। एक नियम है ये आपको बस टेक्निकली समझना है थोड़ा थोड़ा। टेस्टिंग का मतलब क्या, जैसे मान लो दोस्तों आपने इतना बड़ा लंबा प्रोग्राम लिख दिया, अब उसमें कुछ गलत तो नहीं है। अब सेव करोगे अगर आप उसको, उसके पहले तो आपको ये भी सोचना होगा ना गलत तो नहीं है ना। तो गलती ढूंढने के लिए आप करोगे टेस्टिंग। एक प्रक्रिया है कि टेस्ट करोगे कि भाई गलत तो नहीं है, खुद ही करोगे। तो टेस्टिंग जब आप करोगे, तो आजकल तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, तो उसमें पता चल जाता है कि भाई गलती क्या है पहले से ही। टेस्टिंग के बाद एक होता है डिबगिंग। डिबगिंग का मतलब क्या होता है, बग मतलब गलती, एरर, त्रुटि, बग। और डीबग मतलब उसको सही करना। जब टेस्टिंग करोगे आप, मान लो कोई गलती मिल गई, मिस्टेक हो गया, उसको डिबग करोगे। डिबग का मतलब उस त्रुटि को सही करना, करोगे कह दो हाँ। तो वही कह रहा है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। पहले टेस्ट करोगे, फिर डिबग का मतलब उस गलती अगर मिली तो सही करोगे, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपने गलती नहीं किया तो कोई बात नहीं। उसके बाद मेंटेन एंड मॉडिफाइड प्रोग्राम। अब उसको मेंटेन मॉडिफाई, जैसे कुछ कमियां रहेगी उसको सही करना, बढ़िया बनाना, है ना, ये सब चीजें अगली प्रक्रिया आपकी होती है। सिंपल है ये। अब आगे बताता हूं कि एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले बताया। एल्गोरिदम का मतलब एक तरह का फार्मूला होता है। जैसे आपको मान लो कोई चीज मैथ लगा रहे हो आप, हैं, अब मैथ में क्या होता है, प्रोग्राम एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशंस होता है, मैथ की तरह होता है, मान लो ऐसे। अब आप मान लो आप क्या निकाल रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो, SI। तो आप कहोगे SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100 होता है। यही होता है कि नहीं। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम अपॉन 100, आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यही जो फार्मूला है, इसी को दोस्तों कंप्यूटर की भाषा में एल्गोरिदम कहा जाता है। जैसे आपको कैलकुलेटर बनाना है, प्रोग्राम बनाना है, या फिर जैसे गेम ही बनाना, गेम की बात मैं कर रहा था, तो गेम बनाने के लिए एक एल्गोरिदम, नियम कानून होगा कि नहीं, तभी तो बनेगा गेम। कह दो हाँ, वो कहते हैं एल्गोरिदम, है ना। अब देखो वही चीज यहां पे लिखा भी होगा कि एल्गोरिदम यह एक तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, या फिर एक फार्मूला है, देखो लिखा है यहां पे, जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। ये सब PDF में मिलेगा, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लिए तो आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। एल्गोरिदम की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ये अस्पष्ट होनी चाहिए। कह दो बिल्कुल अस्पष्ट तो होगी तभी तो, नहीं तो पता चला गलत मार दिया, खत्म खेल। इनपुट आउटपुट ये सब में दोनों चीजें होनी चाहिए, है ना। उसके बाद परिमित, लिमिटेड होनी चाहिए, नहीं तो पता चला आप ऐसा बना दिए कि वो फाइनली नहीं हो रहा आपका एल्गोरिदम। पहले प्लान बनाओगे, उसके बाद संभव हो
जैसे परमिट भी हो, लिमिटेड, परमिट का मतलब होता है ना कि फाइनाइट, फाइनाइट जैसे इनफाइनाइट होता अनंत, इसका अंत हो, लिमिटेड हो, उसे संभव हो सके, इंडिपेंडेंट हो, ऐसा आपको एल्गोरिदम बनाते हैं। अब देखो फ्लो चार्ट्स क्या होता है। फ्लो चार्ट अभी मैंने बताया एक जैसे एल्गोरिदम होता है उसी तरह से फ्लो चार्ट्स होता है। फ्लो चार्ट एक ग्राफिक डिजाइन है। कंप्यूटर की दुनिया में दोस्तों फ्लो चार्ट्स के नियम बनाए गए हैं कुछ। आपको ज्यादा नहीं 8-10 फ्लो चार्ट्स अगर आपने रिमेंबर याद कर लिया तो आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन फ्लो चार्ट्स के पूछेंगे आपके एग्जाम में, इसी एग्जाम में, ओ लेवल के बता रहा हूं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है ये, इसमें फ्लो चार्ट्स थोड़ा सा है, बस फ्लो चार्ट्स क्या है इसमें ये है। आगे आपको फ्लो चार्ट्स क्या क्या है, कौन कौन है, ये भी पढ़ना पड़ेगा अगले चैप्टर में, नेक्स्ट वाले में। इसमें आपको फ्लो चार्ट्स मैं थोड़ा सा बता देता हूं। फ्लो चार्ट्स का मतलब होता है, जैसे एल्गोरिदम की हम बात करते हैं तो एल्गोरिदम ही समझ लो एक तरह का फ्लो चार्ट्स है, बस ये ग्राफिक्स डिजाइनिंग में बनाया जाता है। जैसे इसमें क्या लिखा गया है, फ्लो चार्ट एक एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। फ्लो चार्ट्स को प्रायः प्रोग्रामिंग प्लानिंग टूल की तरह उपयोग किया जाता है। तो आप फ्लो चार्ट्स भी बनाओगे कि भैया ऐसे ऐसे होगा, तो फ्लो चार्ट्स अब आगे दिखाता हूं आपको। फ्लो ग्राफिक ये देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट्स की बात अगर करूं तो ये देखो, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसको बोलते हैं ओवल। ओवल जैसे सर्कल नहीं है, ओवल है ये होता है स्टार्ट, शुरू यहीं से होता है। पूछेगा किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करने का कौन सा फ्लो चार्ट है, तो या तो आपको ओवल लिखा रहेगा या फिर यही दे देगा 3-4 ठू आपको दे देगा, क्या बोलते हैं उसको, यही सिंबल दे देगा, बताए कौन सा है तो आप बता देना ये वाला है। और पूछे कि एंड करने का कौन सा है तो वो भी यही है। तो क्योंकि प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एंड होता है, इनपुट होता है तो आउटपुट होता है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, याद रखना। यहां से शुरू होगा, ये तो स्टार्ट हो गया, तो यहां पे इनपुट करो कोई चीज, यहां पे रिजल्ट आएगा आपका, प्रिंट रिजल्ट, आउटपुट। तो इसका क्या पैरागोनल है, यहां से यहां तक। ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये प्रोसेसिंग का है, बीच का चीज होता है प्रोसेस। तो आगे मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें सेकंड चैप्टर में, लेकिन इतना आप अगर इतना पता चल गया, स्टार्ट और स्टॉप, बिगिनिंग एंड। पूछेगा ना स्टार्ट और स्टॉप का कौन सा है, ओवल, इनपुट आउटपुट, और ये बीच का प्रोसेस, समझ रहे हो। आगे और देखो, सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है भाई, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सूडो कोड दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, इसलिए इसको मैं शामिल कर लिया सूडो कोड के बारे में। देखो, जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, जैसे एल्गोरिदम, वही सूडो कोड भी, वही कोड, इसमें कोड लगा है। देखो, जो प्रोग्राम, जो कोड हम लिखते हैं, उस कोड को, पूरे कोड की प्रक्रिया को ही सूडो कोड कहा जाता है। बस सिंपल है एकदम। अब योजना बनाने की एक विधि जो प्रोग्रामर का सिंटैक्स की चिंता किए बिना योजना बनाने में सक्षम बनाती है, या हम कह सकते हैं कि सूडो कोड अंग्रेजी में प्रोग्रामिंग कोड लिखने का एक सरल तरीका है। इंग्लिश हिंदी दोनों में यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। वैसे मैं हिंदी मीडियम वाला हूं, आपको बताऊं, लेकिन कंप्यूटर तो हमेशा इंग्लिश में ही सब कुछ होता है। इंग्लिश पढ़ना आता है, ऐसा नहीं, लिखना भी आता है, लेकिन हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट रहा हूं मैं, गांव का पढ़ा लड़का हूं, आपको बताऊं अंदर की बात, ठीक है। अब देखो, सूडो कोड जो होता है लिखने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य नियम, जैसे इंपरेटिव सेंटेंस प्रयोग एक्शन दिखाने के लिए करते हैं। मतलब जैसे जोड़ना हो, कुछ रिजल्ट दिखाना हो, गणना करना हो, है ना, होता नहीं ये सब चीजें। ऐसे सम लिखोगे कुछ भी। उसके बाद एक होता है ऑपरेटर। अब सूडो कोड में सब आ जाता है, पूरा प्रोग्राम का जो लिखते हो सब सूडो कोड में। अब ऑपरेटर में देखो तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सब। उसके बाद देखो ये रेशनल ऑपरेटर हो जाता है। ये तो अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका, जोड़ना, घटाना, गुणा करना। और ये रेशनल ऑपरेटर जिसको कंपैरिजन वाला होता है। रेशनल बराबर हो गया, छोटा बड़ा, है ना, छोटा बड़ा बराबर, बराबर बराबर, बहुत सारी चीज इसमें होती है। ये हो गया आपका, ये सब आगे सब पढ़ोगे आप, रेशनल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर भी आ गया इसी में। डिसीजन, डिसीजन में क्या है, कंडीशन जो नहीं लगाते हम,
इफ, एल्स, केस, ये सब चीजें, लूपिंग, व्हाइल लूप, लूप होता नहीं, फॉर व्हाइल, ये सब। लूप का मतलब होता है कि प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होता, मतलब वो चलता रहता है, चलता रहता है जब तक आप बंद नहीं करोगे उसको। लूप का मतलब ये होता है, लूप में ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, वो ढूंढता रहेगा, है ना, ये इसका लूप। आगे समझोगे आप। ये लूप का मतलब ये होता है कि वो बंद नहीं हो तब तक आप बंद नहीं करोगे उसको, उसमें कंडीशन दोगे कि यहां पे बंद हो जाना। कब? जब ये जैसे कह रहे हैं ना कि जब जीरो आ जाए तो बंद हो जाना, जब तक उसमें जीरो नहीं आए तब तक बंद नहीं होगा, ऐसा होता है लूप। इसकी जरूरत पड़ती है हमें बहुत जगह पे, है ना। आगे देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग के बारे में आपको मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो अभी देखो, इसमें जैसे आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं वो इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी भाषा, लेकिन कंप्यूटर या मशीन को किसी कार्य को करने के लिए, निर्देश देने के लिए प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता होती है। इसे कंप्यूटर लैंग्वेज या कंप्यूटर भाषा भी कहते हैं। अब एक प्रोग्रामिंग भाषा कई प्रकार की होती हैं, ये भी हमको समझना होगा। कौन कौन सी? सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, यही बताता हूं। तीन भाषा होती है, 1 2 3। एक होता है मशीन, एक होता है जिसको असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज। और तीसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तीन भाषा होती है। सबसे पहले मशीन को समझते हैं। मशीन भाषा भी मैंने जस्ट पहले बताया कि ये कंप्यूटर की भाषा है, मतलब इसको कंप्यूटर समझता है, हम लोग नहीं समझते है। होता नहीं कि मतलब ये मशीन ही समझता है, हम लोग भी समझेंगे लेकिन इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिन है। इसको समझने के लिए दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। और मशीन भाषा को ही बाइनरी भाषा कहा जाता है। कौन सी? बाइनरी भाषा। और बाइनरी भाषा में सिर्फ 2 कैरेक्टर यूज होते हैं, 0 और 1, बस। ये सब क्वेश्चन पूछेगा आपसे। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि बाइनरी भाषा में, जो मशीन भाषा में कितना कैरेक्टर यूज होता है? तो सिर्फ 2। कौन कौन सा? 0 और 1, बस, और कुछ भी नहीं। मतलब इसी 0 और 1 से ही हम सब कुछ लिख डालते हैं। कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को ही समझता है। दिलचस्प बात है कि नहीं दिलचस्प? अब यहां पे वही चीज लिखा गया है। जिस भाषा को कंप्यूटर बिना किसी टेक्नोलॉजी के समझ लेता है, इसको डायरेक्ट समझ लेता है। और शुरू में जब एकदम जब कंप्यूटर शुरू हुआ था, कंप्यूटर की दुनिया, तो मशीन भाषा ही चलती थी, मशीन भाषा ही सब कुछ बनाया जाता था। उसके बाद दोस्तों मार्केट में आता है असेंबली लैंग्वेज। ये थोड़ा सा एडवांस था, कंप्यूटर के लिए नहीं, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन भाषा ही समझेगा। ये हम लोगों के लिए एडवांस था, यूजर्स के लिए एडवांस था। यूजर्स को समझने में आसानी होती थी। जैसे उसमें 0 और 1 चलता था, लेकिन इसमें बढ़ा के 0 1 और A से Z सब कुछ ऐड कर दिया गया। मतलब आप 0 से 9 और A से लेके Z तक सब कुछ इसमें ऐड कर दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे ये इंसानों को समझ में आने लगा ठीक ठाक, तो लोग प्रोग्राम बनाने में आसान होने लगी। उसके बाद अब जैसे यहां वही सब लिखा गया है, असेंबली लैंग्वेज। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह भी एक लो लेवल लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज भी एक लो लेवल लैंग्वेज है। और इसको जैसे कंप्यूटर ये भी नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा समझता है बस। तो इसको समझाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया, कंपाइलर जिसको बोलते हैं, जो ट्रांसलेटर बनाया गया, जिसका नाम रखा गया असेंबलर। क्या रखा गया? असेंबलर। असेंबलर नाम का एक ट्रांसलेटर है जो असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझा देता है। बहुत माइंडेड आदमी है ये, ठीक है। अब फिर आता है हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन के बाद हाई लेवल, कहते हैं कि 3rd जनरेशन में इसकी शुरुआत होती है। यह भी याद रखना, आपको कभी पूछ लिया, वैसे बहुत कम पूछता है। तीसरी पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज व्यापक रूप से शुरू होने लगा था।
अब हाई लेवल लैंग्वेज में क्या था, कुछ भी यूज करो, इंसानों को अच्छे से समझ में आने लगा। ये इंसानों के लिए अच्छा था, आसान था, समझ में आने लगा, और कंप्यूटर को समझाने के लिए इस ट्रांसलेटर बना दिया गया। समझ रहे हो? अब इसमें भी हाई लेवल लैंग्वेज में भी दो तरह की भाषा होती है, एक इंटरप्रेटर बेस्ड, एक कंपाइलर बेस्ड। आगे मैं आपको समझाऊंगा। तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आ गया, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, सी और ये PHP हो गया, सी शार्प इसको बोलते हैं, हैज वाला जो है, और भी ऐसे सी लैंग्वेज के नाम से भी है। बहुत सारे लैंग्वेज आ गए हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको हम लोगों के लिए तो आसान था। और उसी में एक है पाइथन, जो हम पढ़ेंगे इस पूरे पेपर में, जो चल रहा है आपका, शुरू हो चुका है क्लास आपका। आज आपको एक क्लियर पिक्चर सामने दिखाने, मैं इस क्लास के बाद आपको एक नजर आने लगा कि कैसे आपको आगे करना है ना? यही तो। आगे देखो, ये तो आप समझ गए। अब दोस्तों एक वर्ड आता है कंपाइलेशन। कंपाइलेशन का मतलब होता है कि ट्रांसलेट करना, या फिर समझ लो प्रोग्राम को पूरी तरह से रन करवाना एक तरह से। तो एक बात जानते हो, जब आपने सोर्स कोड लिखा, मान लो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, फिर एक आएगा ट्रांसलेटर, कह दो हाँ, ट्रांसलेटर क्या करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा। ऑब्जेक्ट कोड मतलब मशीन भाषा में बदल देगा, जिसको कंप्यूटर समझ जाएगा। यही करेगा ना? एक नियम बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप सोर्स कोड लिखोगे, फिर वो ट्रांसलेट होके ट्रांसलेटर आएगा, ट्रांसलेट करके उसको ऑब्जेक्ट कोड में बदल देगा। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या करेगा, एक होता है लिंकर, ये ट्रांसलेटर, लिंकर और लोडर, तीन चीज ध्यान समझना है बस, यही बदलता है। ट्रांसलेटर क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट कोड में बदल दिया। अब ऑब्जेक्ट कोड को लिंकर क्या करेगा, एग्जीक्यूट फाइल बना देगा आपका, एकदम व्यवस्थित फाइल बना देता है। एग्जीक्यूट मतलब व्यवस्थित फाइल। उसके बाद एक होता है लोडर, आपका फाइल व्यवस्थित हो गया, तैयार, रेडी टू यूज। अब लोडर क्या करता है, इसको लोडर उठा के इसको मेमोरी में डाल देता है आपका, फिर मेमोरी में आपका सेव हो गया, फाइनल डेस्टिनेशन पे आपका प्रोग्राम पहुंच चुका है। वही तो आप चाहते थे ना, मेमोरी में सेव हो जाए। तो यही इतना, ट्रांसलेटर, लिंकर, लोडर, ये तीन नाम आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। आगे देखो, अब कंपाइलेशन एक प्रोसेस है जो किसी लैंग्वेज, सोर्स भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड या टारगेट लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज मान लेना। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज से कोई भाषा मशीन लेवल लैंग्वेज में, मशीन बोले तो जो कंप्यूटर को समझ में आता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं या फिर टारगेट लैंग्वेज भी कह देते हैं। समझ रहे हो बात? अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भाषा अनुवादक, ये भी हमको समझना जरूरी है। जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि भाषा अनुवादक क्या होता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदलता है, जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन में बदलता है, जो कंप्यूटर को समझ में आता है कि नहीं? तो वही चीज आपको बताता हूं। वही देखो, इसमें बताया गया है, इसको मन करे तो पढ़ लेना। भाषा अनुवादक को मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांटा गया है, वही मैं आपको बता रहा था दोस्तों। एक है असेंबली लैंग्वेज, आपका असेंबलर मतलब, तो असेंबलर क्या करता है, जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं, मैंने शुरू में बता दिया, उसको ये मशीन भाषा में बदल देता है। ये तो क्लियर है एकदम, कोई डाउट ही नहीं। अब इसको थोड़ी ना देखिए घंटा में कहां खड़ा होकर बताऊंगा आपको, बस समझ गया। मन करे तो उसको पढ़ लेना, लेकिन अगर ना मन करे तो नहीं भी पढ़ोगे तो कोई चिंता नहीं है। बस आप एक नोट्स जरूर बना लिया करो, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। पूछो क्यों? नोट्स बनाए रहोगे, थोड़ा थोड़ा आपको लिखना पड़ेगा बस। जैसे असेंबलर क्या करता है, असेंबली को मशीन भाषा में बदल देता है, बस इतना पता होना चाहिए आपको। अब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहा जाता है, वो ठीक है। ऑब्जेक्ट कब कहा जाता है, मैंने आपको बता दिया, जब वो ट्रांसलेट हो जाता है उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जो आपने सोर्स कोड लिखा है उसको ट्रांसलेट करने के बाद जो बन जाता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूट हो जाता है वो लिंकर द्वारा, फिर लोडर द्वारा वो मेमोरी में पहुंच जाता है। अब इसको देखो, कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, ध्यान से समझो।
एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। वही मैंने आपको बताया, दो तरह के प्रोग्राम भी होते हैं। एक होता है कंपाइलर बेस्ड प्रोग्राम, जैसे सी प्लस प्लस, सी शार्प भी उसी संबंधित है कंपाइलर से। और इंटरप्रेटर से हमारा जो पाइथन जो हम लोग पढ़ेंगे, ये किस बेस्ड पे है? इंटरप्रेटर। यही तो खेल है भैया। अब इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? बस इतना सा डिफरेंस है कि जो कंपाइलर होता है दोस्तों, वो एक साथ मल्टीपल लाइन पूरे पेज को, पूरे प्रोग्राम को अनुवाद कर देता है मशीन भाषा में, ऑब्जेक्ट में बदल देता है पूरे पूरे प्रोग्राम को। जैसे आपने यहां से यहां तक सोर्स कोड लिखा पूरा, जैसे मान लो ये सोर्स कोड है आपका, ये जो लिखा गया है पूरा यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या करेगा? पूरा एक साथ आपका ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर देगा एक साथ। लेकिन 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 इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है। ये क्या करता है? ये एक एक लाइन को करेगा, पहले ये वाली लाइन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक एक लाइन को करता है, उसको कहते हैं इंटरप्रेटर। और पाइथन भी इसी पे बेस है। पाइथन भी हमारा दोस्तों एक एक लाइन इंटरप्रेटर बेस्ड है। तो इंटरप्रेटर बेस्ड आप समझ गए कि एक एक लाइन ये हमारा ट्रांसलेट करेगा। बात समझ में आया? बस यही है और कुछ नहीं करना है इसमें। देख लो लिखा भी होगा वही, आप पढ़ लेना मन करे तो। यह उच्च स्तरीय भाषा को सोर्स प्रोग्राम या अनुवाद मशीनी भाषा में करता है, कोई बात नहीं, परंतु यह एक बार में सोर्स प्रोग्राम केवल एक कथन को ही बदल पाता है मशीनी भाषा में। और यह क्या करता है? प्रत्येक कथन को एक ही बार में अनुवाद कर देता है। अब अनुवाद क्या करते हैं लोग? ये भैया जो हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे पाइथन लिखे, और पाइथन में तो मशीन भाषा में बनाएगा। मशीन क्या है? कंप्यूटर को समझ में आता है, सिंपल सी बात, 3-4 बार 5 बार 10 बार बता चुका हूं ये बात, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर लिंकर के बारे में आपने जस्ट मैंने बता दिया। लिंकर क्या करेगा? आपके जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होगा उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा, व्यवस्थित बना देता है। वही इसमें लिखा होगा, है ना? लिंकर नामक एग्जीक्यूट फाइल बना देता है। ठीक है, पढ़ लेना मन करते, समझा दिया, बस समझ गए आप लोग। लोडर क्या करेगा? जो आपका एग्जीक्यूट फाइल होगा उसको ये मेमोरी में लोड करके सेव कर देता है, जो कि आपका कहानी वहीं पे खत्म हो जाता है, जो डिस्क पर उपस्थित फ्लॉपी मेमोरी में भेजती है। कोई बात नहीं, आप समझ गए ये चीज। फिर टेस्टिंग, डिबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन। टेस्टिंग और डिबगिंग की बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी है दोस्तों, कि टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपने कोई गलती किया है अगर, या नहीं किया है, दोनों हो सकता है, उसको टेस्ट करेगा, है ना? तो टेस्ट करेगा, अगर फिर गलती मिल गई तो उसको डिबग करेगा। डिबग का मतलब उसको सॉल्व करेगा, जो गलती होगी, त्रुटि होगी, उसको ढूंढ के सही कर देगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बारी आती है, जो फाइनल स्टेज होता है। फाइनल स्टेज मतलब किसी प्रोग्राम को जब हम बना के उसको, देखो डिबगिंग कर दिया, डिबगिंग मतलब आप समझ गए, सही कर देगा एरर को, देखो यहां लिया है। फिक्सिंग देन बाय रिप्लेसिंग कोड। अब कैसे करेगा? मतलब कोई कोड रिप्लेस कर देगा, कुछ भी कर देगा, है ना? जो भी सही लगे आपका उसी हिसाब से। देखो ये इंटरप्रेट करते हैं, और आपको कोई त्रुटि दिखाई देती है तो कोड को उचित और सही के साथ बदल कर ठीक करना एक प्रकार की डिबगिंग माना जाता है। ये तो सिंपल है, ये तो बच्चा समझ लेगा। आप लोग तो बहुत समझदार हो, मुझे पता है, अब यहां तक पहुंचे हो, है ना? तो समझदार तो हो ही। ओ लेवल प्लान बना रहे हो, प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हो, वो भी पाइथन, है ना? तो पाइथन कुछ है नहीं इसमें, 20 पास हो जाओगे तो यार, टारगेट कर अच्छे से करके चलना है आपको, बस पढ़ना है बढ़िया से, जैसे समझाऊं मैं। देखो अब एरर हो सकता है, सिंटैक्स एरर। हाँ, एरर कितने प्रकार के हो सकते हैं ये भी थोड़ा समझ लो। एक तो सिंटैक्स एरर हो सकता है, जैसे कोई सिंटैक्स आपने गलती कर दी। सिंटैक्स मतलब जो लिखते हो कोड वोड। रन टाइम एरर मतलब कब होता है? जैसे आपने कोई ऐसी उसको प्रोग्राम दे दिया जो सॉल्व ही नहीं कर पा। जैसे आपने मान लो इंसान, मान लो वो एक इंसान है, कंप्यूटर भी मान लो इंसान है। किसी बच्चे को आपने अगर दिया कि ले भाई 100 में 2 से भाग दो, तो कहेगा भैया 50, 100 आएगा 50, यही बोलेगा। हाँ यही बोलेगा।
और उसी को आप कह दिए कि लो 100 को तुम 91 से भाग दो, परेशान हो जाएगी नहीं हो? ये कौन सवाल भैया, 91 कम 91, उसके बाद बचा 9, आप यहाँ पॉइंट बढ़ा, यहाँ जीरो बढ़ाया, अरे यार जा नहीं रहा, फिर जीरो बढ़ाया, फिर यहाँ जीरो बढ़ाया, लंबा हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा लंबा। होता नहीं ऐसे? वही चीज अगर आपने ऐसी चीज दे दिया जिसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो, फंस गया, कंप्यूटर फंस सकता है, उसको रन टाइम फिर लग जाएगा उसको, उसी तरह से इसमें भी टाइम लग जाएगा। तो यही चीज समझाने के लिए मैंने आपको बताया। लॉजिकल एरर भी हो सकता है आपका। लॉजिकल एरर मतलब ऐसे आपने बराबर की जगह पे कुछ लिख दिया, प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया, तो गलत तो आएगा ना फिर आपका। एरर का मतलब होता है ना, प्लस करना है माइनस लिख दिया आपने तो गलत आएगा। तो वही चीज है, तो उसको हम ढूंढ के सही करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन फाइनल स्टेज होता है दोस्तों, जब अभी तो डॉक्यूमेंटेशन आपका तभी हो पाएगा जब आप पूरे प्रोग्राम अच्छे से बना लो। जैसे आप, मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, मान लो आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, वो भी गेम का, गेम बना रहे हो आप, तो गेम तैयार हुआ कि नहीं हुआ? तो डॉक्यूमेंटेशन। अब यहां पे क्या लिखा गया है, सभी बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहे जो भी हो, बड़ी मात्रा में संबंध डॉक्यूमेंट बनाते हैं। एक सॉफ्टवेयर सिस्टम के डॉक्यूमेंटेशन में सिस्टम के विकास के विभिन्न चरणों के, ये तो ऐसा लिखते हैं कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों का, है कि नहीं? इतिहास रिकॉर्ड इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना, भंडारण करना, शामिल होता है। तो यही है डॉक्यूमेंटेशन। अब देखो डॉक्यूमेंटेशन दो प्रकार का होता है, अभी समझाया था, समझ जाओगे आप। डॉक्यूमेंटेशन ये लास्ट स्टेज नहीं देखा जाए तो ये शुरू में ही भी आप तैयार करोगे तभी तो होगा तैयार। जैसे यूजर डॉक्यूमेंटेशन एक होता है, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। अब इसका मतलब समझ लो बस, आप सारा खेल इसका समझ जाओगे। देखो जैसे दोस्तों आप, मैंने बोला गेम बना रहे हो आप, तो हाँ ठीक है, तो गेम यूजर के लिए बना रहे हो। गेम बना कौन खेलेगा? आम लोग खेलेंगे, यूजर खेलेंगे, आम लोग खेलेंगे, यही तो हुआ है ना। लूडो आपने बना दिया। अब लूडो क्या है? ऐसे है लूडो, मान लो ऐसे, ऐसे यहां से ऐसे रास्ता घूमते घूमते ऐसे तो आता है, ऐसे घूमते घूमते फिर ऐसे जाएगा। ये लो, इसको यहां पहुंचा दिया, इसको यहां। तो लूडो यूजर के लिए आप बना रहे हो, लेकिन 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 ऐप कई प्रकार के बनाए जाते हैं। ये तो हो गया लूडो गेम, गेम कोई भी खेले। लेकिन जो पाइथन है ये क्या है? ये भी तो एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, एक प्रोग्राम बनाया गया है। ये किसके लिए बनाया गया है? कि मतलब आप इसकी भी मदद से दूसरा प्रोग्राम बना सकते हो। ये भी तो किसी ने बनाया होगा, ये भी तो किसी प्रोग्राम में बनाया होगा। सी में बना है ये, तो सी में जब ये बना तो उसके बाद ये आगे क्या करेगा? अब ये और टेक्निकल है ये, तो उसी को देखो, ये हो गया मान लो। और दूसरा एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे आपने फेसबुक देखा होगा, फेसबुक के कई एप्लीकेशन है। एक तो नॉर्मल फेसबुक है, एक आपने देखा होगा क्रिएटर स्टूडियो के नाम से, अगर जिसको थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह बनाते होगे, जानते होगे, क्रिएटर स्टूडियो के नाम से है। यूट्यूब का भी कई एप्लीकेशन है, एक है वाईटी स्टूडियो के नाम से, जिसको हम लोग चलाते हैं, जो यूट्यूब करते हैं वो लोग चलाते हैं। तो वाई2 स्टूडियो किसके लिए? हम टेक्निकल के लिए है ये। और यूट्यूब किसके लिए है? नॉर्मल, जो हम जो आप लोग हो, नॉर्मल लोग हैं जो सिर्फ यूट्यूब पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, उनके लिए यूट्यूब एप्लीकेशन है। लेकिन जो पढ़ाते हैं, जो वीडियो बनाते हैं, उनके लिए वाई2 स्टूडियो है। तो ये क्या हो गया? टेक्निकल। वो क्या होगा? यूजर डॉक्यूमेंटेशन, ये टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, एक तरह का ये हो गया टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, तो यूजर वाला वही चीज में बताया गया है, उत्पाद या सेवा का उपयोग करने के लिए अंतिम यूजर की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब नॉर्मल यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। और ये वाला जैसे किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनाया गया है, किसी उत्पाद के उपयोग, कार्यक्षमता, निर्माण और आर्किटेक्चर की व्यवस्था करता है। यह एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, प्रोग्राम, मतलब पूरा टेक्निकल रूप में हो गया, वो आप समझ चुके हो। तो दोस्तों यही था आपका आज का क्लास।
पहली क्लास आपकी खत्म हो चुकी है, अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में। उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब अगली सेकंड चैप्टर में मिलूंगा मैं। सेकंड चैप्टर कौन सा था, इसका मतलब तो आप समझ चुके हैं। ये देखो, एल्गोरिदम फ्लो चार्ट सॉल्विंग प्रोग्राम। देखो पाइथन की जो असली क्लास है वो कहां शुरू होगी, थर्ड चैप्टर से, याद रखना। अभी पाइथन नहीं चल रही है, मान लेना आपको, अभी M3 चल रहा है आपका, ये हो सकता है, लेकिन पाइथन नहीं। अभी आप पहले 2 चैप्टर पढ़ लोगे, उसके बाद पाइथन आपको शुरू होगी। तो पाइथन के बारे में जो कुछ भी आपके मन में सवाल होगा वो यहां से मिलना शुरू होगा। अभी आपको कोई जरूरत नहीं है कि पाइथन के बारे में कुछ जानो, मतलब जो जो बता रहा हूं उतना जान लो, उसके बाद यहां से शुरू होगा पाइथन का खेल असली। समझ रहे कि नहीं, यहां से। तो ये भी 2 चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। 20 मार्क्स का वेटेज है। देखो ये 20 मार्क्स का वेटेज है। तो जो आज पढ़ाया ये 5 नंबर और अगला चैप्टर 15, दोनों मिला के 20 नंबर होगा बस। तो मोटा मोटा पढ़े रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपका आसानी से 20 नंबर में 18 नंबर तो मिल ही जाएगा। बाकी आगे 18 नंबर इसमें पा जाओगे। बाकी अभी ये 70 नंबर का है, 70 में आप अगर 50 भी पा गए, 50 मतलब 70 भी अगर फुल पा गए आप इसमें, तो मैं कम नहीं मानता, 70 इसमें पा गए। प्रैक्टिकल भी तो होगा, प्रैक्टिकल में भी आपको फिर पाना होगा, कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। 50 भी पा गए, आप पास हो जाओगे बस। मैं सोचता हूं आप किसी तरह से पास हो जाओ, अच्छे ग्रेड से पास हो जाओ बस। ठीक है दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगली क्लास में। उम्मीद है कि ये क्लास अच्छी लगी होगी। भाई शेयर वेयर कर देना, लाइक भी कर देना, यूट्यूब को देख सब्सक्राइब वगैरह कर देना। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो कर लेना, अगर किए हो तो पढ़ाई करते रहो आगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।